हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का चौथा चैप्टर संविधान की विशेषताएं करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये अपना भारत का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? तो ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। क्यों यही आंसर सही होगा? ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कठोर ऐसा नहीं है कि कठोर है ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि लचीला भी नहीं है। दोनों इसमें है, थोड़ा बहुत है। जैसे अंशतः कठोर की बात करें तो कुछ संविधान संशोधन ऐसे भी हैं, ठीक है, संविधान संशोधन के कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के सहमति की भी जो है ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए वो अंशतः कठोर हो जाएगा। अंशतः लचीला इसलिए है क्योंकि कुछ नियम ऐसे भी हैं, कुछ संशोधन के कुछ विषय ऐसे भी हैं जिसके लिए सिर्फ बहुमत की ज़रूरत होती है। ठीक है, विशेष बहुमत की नहीं, सिर्फ बहुमत की ज़रूरत होती है, और तब भी जो है संशोधन हो सकता है। ठीक है, जैसे राज्यों के नामों में परिवर्तन करना हो, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना हो, एक नया राज्य सृजित करना हो, तो ये सब बहुत आसानी से सिर्फ साधारण बहुमत से पारित हो जाता है ये बिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अंशतः लचीला है ये। ठीक है, तो इसलिए हम डी के साथ जाएंगे। भारत का संविधान किस प्रकार का है? वही बात है, नम्य और अनम्य दोनों है इसमें। भारत का संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? तो भारत को माना गया है राज्यों का यूनियन। ठीक है, यानी राज्यों का संघ माना गया है, स्वतंत्र राज्यों का नहीं। ठीक है, सिर्फ राज्यों का। भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संसदात्मक और अध्यक्षीय में क्या अंतर है? अध्यक्षीय में, जैसे संसदात्मक में क्या हो जाता है कि हम लोग में जैसे कि तीन स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका इन द सेंस पूरा संसद। ठीक है, पूरा संसद को क्या बोलेंगे? विधायिका बोलेंगे। ठीक है, और इसी में से निकल के आते हैं कुछ मंत्री। ठीक है, कुछ मंत्री जो मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मंत्री परिषद को क्या बोलेंगे? हम कार्यपालिका बोलेंगे। ठीक है, कार्यपालिका। ठीक है, और न्यायपालिका तो सबको पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्यपालिका का जन्म विधायिका से होता है, यानी विधायिका में से ही आते हैं कार्यपालिका के मंत्री चूज करके। ठीक है, तो इसके हम कह सकते हैं कि ये जो कार्यपालिका है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में जो है, अध्यक्षीय प्रणाली में जो, जैसे कि जो बाइडेन, ठीक है, अध्यक्षात्मक प्रणाली आपका अमेरिका में है, तो वहाँ पे जो बाइडेन के जो कैबिनेट होंगे, ठीक है, कैबिनेट के मंत्री होंगे, उनका वो मंत्री कांग्रेस से ही चुन के, यानी कि वहाँ की संसद से चुन के नहीं आएंगे। ठीक है, वो जो बाइडेन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो भी कैबिनेट के मंत्री रखा है वो किसे रख सकता है, वो किसी को भी रख सकता है। उसमें कहने का सेंस, उसमें वो किसी को रख सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ कार्यपालिका में, यानी कि मंत्री परिषद में वही मंत्री होंगे जो संसद के सदस्य हैं। रेयर केस में एक एक्सेप्शन में है कि हाँ, अगर कोई सदस्य नहीं है तो भी 6 महीने तक रह सकता है, 6 महीने के अंदर उसे जो है संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है। तो ये एक्सेप्शन केस है, लेकिन आपको जनरली आपका रूल्स यही है कि जो है विधायिका का जन्म किससे होता है? विधायिका से ही जो है कार्यपालिका का जन्म होता है। ठीक है, तो इसलिए यह एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह जो है, यह दूसरे देशों के संविधान से क्या है? प्रभावित है, यानी कि ज़्यादातर जो है दूसरे संविधान से जो है लिए गए हैं। ठीक है, दूसरे के संविधान से, दूसरे देश के संविधान से जो है बहुत सारे वक्तव्य को, बहुत सारे जो है आदर्श को लिए गए हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा, भारत का संविधान भारत की संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। बिल्कुल संसदीय पद्धति की, क्योंकि यहाँ पे जो है कार्यपालिका का जन्म जो है किससे होता है? कार्यपालिका का जन्म विधायिका से होता है। दूसरा, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि का शासन की व्यवस्था करता है। 3 वर्ड आएगा, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ध्यान रखिएगा, विधि का शासन और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये दोनों जो है हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। मतलब समझिए, विधि निर्माण प्रक्रिया मतलब कि कानून कैसे बनेगा, कौन सा कानून पहले लोकसभा में पारित होगा, कौन सा कानून पहले राज्यसभा में आएगा। जैसे बाय द वे कोई एक नया जो है आपका धन विधेयक पास करना है, तो पहले वो कहाँ जाएगा? आपका कभी भी होगा
तो आपका लोकसभा में ही आएगा। वित्त विधेयक कभी भी जो है लोकसभा में ही पहले पारित होगा, उसके बाद से ही राज्यसभा में जाता है। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी जो है सदन में उस मुद्दे को उठाया जा सकता है। तो ये जो है विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी निर्माण की प्रक्रिया कैसी होगी, पहले एक सदन से पारित होगा, फिर दूसरे सदन से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, तदुपरांत वो जो है कानून बनेगा। तो ये हो गया निर्माण प्रक्रिया, कैसे बनता है। अब उसको स्थापित कैसे किया जाए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी उसको लागू कैसे किया जाए, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जनता के ऊपर जो है उसको लागू कैसे किया जाए। तो वो चीज़ हम लोग जापान से लेते हैं। आगे देखते हैं यहाँ, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। 9वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ठीक है। तो ये बात जो है भारतीय संविधान, ये तो बात बिल्कुल सही है कि ये जो है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये बात सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, ये भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, भारतीय संविधान में बिल्कुल मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, नहीं, मूल कर्तव्य जो है ये शामिल किए गए थे 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, स्वर्ण सिंह समिति के जो है सिफारिश पे जो है मूल कर्तव्य को 1976 में जो है शामिल किया गया था। तो इसलिए ये बात जो है गलत है, ठीक है, यही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही बात है, ठीक है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये भी सही है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है कि नहीं। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, तो वयस्क मताधिकार, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी चारों सही हैं। भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान कठोर कम, लचीला अधिक है, क्योंकि इसके कुछ ही हैं, ठीक है, कुछ ही हैं जिनके लिए आपको संविधान के जो है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के बहुमत की जो है, आधे राज्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। और ऐसे संशोधनात्मक विषय बहुत कम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, कठोर कम है और लचीला क्या है, लचीला अधिक है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये संरचना में संघात्मक है, यानी कि राज्य सूची का अलग विषय है, संघ सूची का अलग विषय है। यानी संरचना के दृष्टि से देखा जाए तो राज्य अपना अलग शासन करता है, केंद्र अपना अलग शासन करता है, लेकिन भावना में एकात्मक। जैसे ही प्रॉब्लम आया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिए, तो उस राज्य का पूरा जो है प्रशासन करने की शक्ति किसके अंतर्गत आ जाती है, केंद्र के अंतर्गत आती है, यानी प्रशासनिक शक्ति जो है केंद्र के हाथों में चली जाती है। तो ये चीज़ है भावना में क्या है। या फिर आपातकाल आ गया, आपातकाल के अंतर्गत चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो या फिर आपका 360 हो, कोई सा भी आपातकाल अगर आपका लागू होगा तो केंद्र की शक्ति क्या होती है, मजबूत हो जाती है वहाँ पे। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्योंकि अब यहाँ पे देखते हैं केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी संविधान संशोधन होता है तो संसद कर सकता है, राज्य संविधान संशोधन नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्या है, भावना में क्या है, ये एकात्मक है, पहला सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है कि कुछ स्थितियों में राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार आपको संसद को दिया गया है, जैसे कि आपातकाल की स्थिति में। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं तो राज्यसभा को ये अधिकार दिया गया है 312 आर्टिकल के तहत। तो ये चीज़ है, ये जो है आपका किसी राज्य को नहीं दिया गया है, ठीक है। ये जब भी बनाएगा तो जो है राज्यसभा ही बनाएगा, यानी संसद ही बनाएगा, ठीक है। तो ये ABC तीनों सही है, उपयुक्त जो है डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। तो ये वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है इसको, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का लगभग 250 से अधिक आर्टिकल को क्या किया गया है, हूबहू कॉपी कर दिया गया है। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है, शक्तियों का वितरण है।
संघीय किसको बोलते हैं, संघीय परिसंघीय की बात करेंगे तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल संयुक्त राज्य अमेरिका है, जबकि हम लोगों ने ये कनाडा से लिया है। संघीय ढांचा जो है, संघीय कैसा होना चाहिए, तो ये हम लोगों ने लिया है कनाडा के जो है संविधान से लिया है। ठीक है, संघात्मक विशेषताएं जो भी हैं वो सब कनाडा से लिया गया है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी जनता को प्राप्त है यहाँ पे, इसीलिए प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, देखिए यहाँ पे मूल संविधान की बात करें, ठीक है, मूल संविधान में अभी भी 395 भी आर्टिकल हैं। ठीक है, गणना की दृष्टि से देखें तो 450 से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 450 से ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे मूल की बात कर रहा है तो इसलिए क्या हो जाएंगे, 350 से अधिक, लगभग 350 से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन जो है मतलब कि कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। अगर गणना की दृष्टि से करें तो ये 400 से अधिक हो जाएगा, और मूल संविधान की बात करें तो 350 से अधिक हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो भारत में जो है आपकी अपनाई गई है ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली, क्योंकि संसदनात्मक प्रणाली हम लोग लिए हैं। और ब्रिटेन में भी क्या होता है, ब्रिटेन में भी कार्यपालिका का जन्म विधायिका से होता है। ठीक है, सेम हम लोग के यहाँ भी ऐसे ही होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो इसमें से सबसे सर्वोच्च पे है आपका संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान के वृहत होने का कारण क्या है, तो इसके वृहत होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का जो है संविधान है। देखते हैं, राज्य जो है आपका संघ की कार्यपालिका के बाद हम लोग राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, ये सब भी हमें देखना पड़ता है, तो इसलिए ये जो है ज़्यादा विस्तृत हो गया है। ठीक है, संघ के साथ साथ राज्य दोनों सरकार के जो है संविधान है। भारत का संविधान का अभिभावक कौन सा है, यानी संविधान की रक्षा कौन करता है, एक तरह से देखा जाए गार्जियन के रूप में, तो ये करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, तो अभी की डेट में जो है 18 वर्ष है। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, तो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं आपका संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है, तो संघीय शब्द के जगह पे यहाँ पे स्थान दिया गया है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि 3 लिस्ट जारी करता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, यानी कि किससे शक्ति प्राप्त करता है, अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है, तो भारत की जनता इसको अधिकार देती है संविधान को। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। ठीक है, वैध प्रभुसत्ता की बात करें तो ये किसमें निहित है, तो ये हो जाएगा आपका संविधान में निहित है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो ये कुछ तो एकात्मक है। ठीक है, कुछ केसेस में एकात्मक हो जाता है, जैसे आपातकाल लगेगा तो एकात्मक हो जाएगा। ठीक है, और कुछ जो है कठोर है। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये देखेंगे। अब यहाँ पे पहला जो है संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही बात है कि संविधान क्या है, सर्वोच्च है। संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये बात भी सही है। संघ सूची अलग है, राज्य सूची अलग है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। ठीक है, संविधान के संशोधन के लिए जो भी प्रक्रिया संविधान में लिखा गया है उसका जो है फॉलो करना पड़ता है कि पहले एक सदन से पारित होगा, फिर दूसरे सदन से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा। अगर उसमें ज़रूरत है आधे राज्यों के बहुमत का, तो आधे राज्यों के बहुमत की भी ज़रूरत होगी। तो इस तरह से जो है संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का भी अनुसरण ये करता है। आगे देखते हैं, चौथा है इसमें, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। नहीं, राज्य विधानसभाएं जो है यहाँ पे संप्रभु नहीं है। ठीक है, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता है। नहीं, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए इसका जो है संविधान की उद्देशिका को, यानी कि प्रस्तावना को लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जब देखा जाता है कि मूल अधिकार जब ज़्यादा जो है लेकिन परंतु हो जाता है, तो बाद में न्यायाधीश एक बार देखता है प्रस्तावना को कि वो एक्चुअल में कह क्या रहा है, क्योंकि वो एक तरह से आईना है।
और उसी आईने को देख के जो है अपना न्याय देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है चौथा और पांचवा जो है गलत हो जाएगा, 1 2 3 जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो सबसे पहले ये फ्रांस में लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो देखिए, साम्यवादी राज्य की हम लोग के पास कल्पना नहीं है, समाजवादी का है, कल्याणकारी है, राजनीतिक समानता है, साम्यवादी नहीं है, चीन से संबंधित हो जाएगा ये। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये कौन कहता है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? तो ये कहेंगे आपके केसी वीयर। ठीक है, केसी वीयर बोलते हैं कि ये अर्धसंघात्मक है, केसी वीयर। ठीक है, अब यहाँ पे भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये पूरी तरह से संघात्मक भी नहीं है, पूरी तरह से एकात्मक भी नहीं है, यानी कि जब परिस्थिति है आपातकाल तो एकात्मक हो गए, वैसे क्या है, वैसे संघात्मक है। तो ये 100% कुछ नहीं है, इसीलिए क्या है, अर्धसंघात्मक है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का क्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। इसमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो देखिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण एकात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति, ये बिल्कुल बात है कि एकात्मक है। राज्यपाल को भेजा ही जाता है कि जब जरूरत पड़े तब वीटो का प्रयोग करके जो है विधानसभाओं द्वारा बनने वाले कानूनों को रोक सकता है। ठीक है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है, ये भी बात सही है। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ, अखिल भारतीय सेवाएं आ जाएगा। तो इस तरह राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, ये तीनों जो है एकात्मक तत्व हैं, क्योंकि ये तीनों जो है अखिल भारतीय सेवाएं जो है राज्य चाहेगा तो नहीं बना सकता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात करेगा तो कोई भी राज्य अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना नहीं भेज सकता है इसमें। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य चाहे तो नहीं कर सकता है। तो ये तीनों चीज़ जो हैं ये सब किसके अंतर्गत हैं, ये सब संघीय व्यवस्था के अंतर्गत हैं। तो इसलिए 2, 3 और 5, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से हैं? तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल गणतंत्र है। यहाँ के औपचारिक प्रधान का क्या होता है, चुनाव होता है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल संसदात्मक रूप की सरकार है, क्योंकि यहाँ पे जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है, ये बात भी सही है। सर्वोच्च सत्ता किसके अंतर्गत है, भारत की जनता में। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, नहीं, शक्तियों का विभाजन ऑलरेडी 3 में है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है विधायिका। 3 स्तंभ है, प्लस में साथ में देखा जाए तो 3 सूची है। राज्य का अलग जो है शक्ति है, संघ का अलग शक्ति है, समवर्ती सूची में दोनों का है। तो इसलिए एकीकृत शक्ति का प्रावधान जो है ये नहीं करेगा। 1, 2, 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में जो है वो संविधान की व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय का ये दोनों प्रावधान करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च हो जाएगा आपका संविधान हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो ये जो हो जाएगा विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक हो जाएगा। भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है। भारत का संविधान किससे मान्यता प्राप्त करता है? तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता प्रदान यहाँ पे करता है। सिर्फ केवल धार्मिक को नहीं करता है, केवल भाषाई को ही नहीं करता है, दोनों को करता है। ठीक है, आप कोई सा भी धर्म मान सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी अगर छोटा मोटा भाषा समूह कोई है तो उसको भी मान्यता प्रदान कर सकता है। 22 गो भाषा देख ही रहे हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं अभी। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये अर्धसंघात्मक की बात करेंगे तो ये केसी वीयर, और वकीलों का स्वर्ग की बात करेंगे तो आइवर जेनिंग्स। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं और अगला संविधान के स्रोत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।